हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। आई होप आपको जो मैंने लास्ट सेक्शन में समझाया पीवी वो समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया था पी क्या होता है और पीबी क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, और एक टर्म और यूज़ करी थी अपन ने, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये यहाँ पे हमने जो लास्ट लेसन है इसमें दो चीज़ हमने क्लियर करी थी। एक तो प्राइस से रिलेटेड, यानी शेयर की जो प्राइस का जो कंपैरिजन होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। प्रॉफिट के ऊपर हमने एक रेशो देखा, जो दो रेशो देखी थी, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। मैं इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को वैसे ही समझाया था, लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी प्रॉफिट निकल के आता है उसको देखते हैं। इसमें से इसको इग्नोर कर देना। नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इस वाली रेशो को यूज़ लेंगे। ऐसा है, यहाँ पे जो आपके पास शेयर की प्राइस हो गई, असेट हो गए, रेवेन्यू हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गए, टैक्स हो गए, डेट्स हो गए, इन सब को माइनस प्लस करके बहुत सारी रेशोज़ बना देते हैं। और सब अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग रेशोज़ को यूज़ करते हैं। किसी को डेट के अंदर दूसरी रेशो पसंद आती है, किसी को दूसरी आती है, लेकिन हमें क्या है, सब में से जो बेस्ट रेशो होती है वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी है, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। नहीं तो ऐसे बहुत सारी रेशोज़ हो जाती है, राइट। तो मेरी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। हम फाइनेंशियल रेशोज़ पढ़ रहे हैं। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रेशोज़ को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी रेशो बेस्ट रहेगी हमारे लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज रेशोज़ हैं उन्हीं का ही मैं जिक्र करूँगा, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रेशो है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको हम शॉर्ट में ROEB बोलते हैं, जो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, सॉरी ये लाइन आ जाती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। देखिए रिटर्न शब्द है, तो रिटर्न जैसे ईयरली रिटर्न की बात करेंगे, हिस्टोरिक रिटर्न की बात करेंगे, तो रिटर्न ये हमेशा ज़्यादातर परसेंटेज में ही आते हैं, तो इसको हम परसेंटेज में कर लेंगे, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि नेट प्रॉफिट, समझने की चीज़ समझिए कि प्रॉफिट कितना आया और शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी कितनी थी। तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे कि इतनी इक्विटी थी तो उसके बेसिस पे हमारे पास प्रॉफिट कितना आया। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए तो हम रिटर्न, दो कंपनीज का रिटर्न है उनको कंपेयर करना है हमारे को, कि इसने कितना रिटर्न दिया, सेकंड कंपनी ने कितना रिटर्न दिया। तो दोनों का प्रॉफिट देख लेंगे, दोनों के देखेंगे हमारे पास अमाउंट, जो शेयर होल्डर्स के पास अमाउंट है, इक्विटी अमाउंट है, यानी जो लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं हम टोटल रेवेन्यू में से, तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है। इक्विटी क्या होती है, रेवेन्यू नहीं, सॉरी असेट्स। जितनी भी हमारे पास एसेट्स है उसमें से जिम्मेदारी हटा दें, तो ये हमारी वर्थ है
कंपनी की, और उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, ये एक रिटर्न ऑन इक्विटी बता देता है आपको। ठीक है, तो ये ROE दो कंपनीज का कंपेयर करेंगे तो हमारे को क्या पता लगेगा कि रिटर्न कैसा दे रही है कंपनी। अच्छा रिटर्न है, हायर वैल्यू है, तो कंपनी की रिटर्न जो है वो अच्छा है। तो इसके अंदर द हायर ROE द बेटर हायर ROE होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, तो शेयर भी अच्छा होगा, शेयर होल्डर के लिए अच्छा होगा क्योंकि इसका रिटर्न अच्छा है। सिंपल, आप जैसे ये टर्म्स आएगी ROE, रिटर्न की बात आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे आप नोट्स पे नहीं जाएंगे और आप में से मोस्टली को याद रहे नहीं रहे, तो सिंपल ध्यान रखना है, रिटर्न आया है, रिटर्न कैसा होगा, रिटर्न तो अच्छा ही ज़्यादा होगा तो रिटर्न मतलब अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो ऑब्वियसली सिंपल सा रूल है, रिटर्न की बात आई तो हायर इज़ बेटर। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। हमने रिटर्न कंपेयर कर लिया कंपनीज का, शेयर्स की प्राइस कंपेयर कर ली, अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो वहाँ पे हमने दो चीज़ देखी थी, प्राइस में PE रेशियो, PB रेशियो हो गया, EPS हो गया, अर्निंग पर शेयर में आ गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट की बात करें तो, रिटर्न की बात करें कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया टोटल वैल्यू के ऊपर, तो रिटर्न ऑन इक्विटी वाला रेशो आ गया। अब हम रेशो बात करें डेट, कर्जा कितना है ये भी जानना ज़रूरी है। रेवेन्यू बहुत अच्छा है किसी कंपनी का, कल मैंने जैसे आपको दुकान का एग्जांपल लेके बताया था कि आपके पास पैसे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, 30,000 रुपये महीना आप कमा भी रहे हो, लेकिन हमारे पास कर्जे ही बहुत हैं, उसको चुकाने में लग जाओगे तो क्या ऐसा बिजनेस अच्छा होगा, नहीं ना। तो इसको डेट भी हमेशा देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो डेट के लिए ये बहुत अच्छी रेशो है, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, डेट टू इक्विटी रेशो। हम जब फाइनल एनालिसिस करेंगे कंपनीज का तो उनमें से सिंपल एक ही बेसिस पे, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जिसका रिटर्न नेगेटिव आ रहा है, एक साथ उनको उड़ा देंगे कंपनीज को, राइट, उनको कंसीडर ही नहीं करेंगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए हम एक्सेल की शीट बनाएंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे। एक्सेल की शीट के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को रखेंगे और फिल्टर्स लगाते जाएंगे। हम फिल्टर्स ऐसे लगाएंगे कि रिटर्न्स वाले हायर से लोअर लगाएंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है उनको एक साथ उड़ा देंगे, तो कंपनी शॉर्ट हो जाएगी। टोटल अराउंड 4,500 कंपनीज NSE और BSE की साइट पे लिस्टेड है NSE BSE एक्सचेंज पे। तो इनमें से हमें टॉप सेलेक्ट करनी है, राइट। मेरे पास जब ऑप्शंस इतने सारे हैं, मेरे पास इतने सारे बिजनेस के ऑप्शंस हैं, तो मैं कोई भी, किसी ने भी आपको एडवाइस कर दी, टीवी के ऊपर आ गई, किसी चैनल पे आ गई, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन पे क्यों जाऊँगा मैं। अब आप खुद एनालिसिस करना सीख रहे हैं, इस कोर्स का मकसद यही है और मैं चाहूँगा कि ये मकसद पूरा हो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं। पहली बात तो देखो, सबको पता है कि लोअर इज बेटर, डेट लोअर होगा तो बेटर होगा। अब नाम क्या कह रहा है इसका, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो सब में जो इनके नाम है ना, जो भी इनके नाम है वो खुद बोल देते हैं कि क्या रेशियो है। एग्जाम्पल के लिए, कल जैसे मैंने आपको बताया था, नाम है उसी को एज इट इज फॉर्मूले में लिख लो, डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ रेशियो है तो डेट और इक्विटी, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया।
डिवाइड बाई इक्विटी कर देंगे तो जो रेशियो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमने रिटर्न को कंपेयर कर लिया था कंपनी की इक्विटी से, यहाँ पे हम डेट को कंपेयर कर लेंगे इक्विटी से। तो डेट ऑन इक्विटी रेशियो आपको डेट बता देगा कि कंपनी पे पर कर्जा कितना है, राइट, कि कंपनी कहीं कर्जे में तो नहीं है, जितने उसके पास इक्विटी है, जितने इक्विटी मतलब आपने उसकी जिम्मेदारी हटा दी, लोन वोन हटा के उसके पास नेट कैपिटल जेब में कितना था, मतलब जिस लेके बिजनेस चला था, जो जिस अमाउंट को लेके वो बिजनेस चला था, उसके बाद में लोन वोन लिया उसने, उनको हटा दो एक बार तो, ठीक है। टोटल असेट्स उसके पास कितनी थी, सपोज करो कि एक बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया 50 लाख का, 50 लाख उसकी जेब में तो थे नहीं, उसके पास 20 लाख रुपए ही जेब में थे, तो ये अमाउंट क्या हो गई, इक्विटी हो गई। जेब में थे जो इसके पास पैसे, जो इसने खुद ने लगाए, जो एक टाइप से जैसे कार लेने जाते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं अपन, तो वो जेब में जो अमाउंट था इसके पास खुद का, वो इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट से ही नहीं, लाइबिलिटीज यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर मैं आज की डेट के अंदर भी इसको समेटने लगूँ ना मेरा बिजनेस को, तो ये रुपये तो है इसका, सबकी देनदारियाँ चुका दूंगा, जिससे भी पैसा लिया है वो सब चुका दूंगा, उसके बाद में ये फाइनल अमाउंट मेरे पास 20 लाख का है। तो ये जो 20 लाख अमाउंट है और इसके पास कर्जा कितना है इसके रेशो में, यानी यहाँ पे हम देखेंगे कर्जा कितना है इसका, डेट, तो डेट ये जैसे 30 लाख का है, माइनस 30 लाख आ रहा है इसमें से डिफरेंस, ये 30 लाख की लाइबिलिटीज़ है, उनमें से कर्जा पार्ट भी अगर 20 लाख का ही आएगा तो इसका आएगा 1 रेशो, तो ये अच्छा नहीं है कोई ज़्यादा, ये रेशो कम आना चाहिए, और भी कम पॉइंट्स में आना चाहिए, 0.5 होगा यानी आधा ही है उसका, यानी बहुत कम ले रखा है। ये हम सेक्टर वाइज कंपेयर करेंगे, हर सेक्टर अलग अलग डिफरेंस इस पर चलता है। आप मार्केट में जाएंगे, कोई एक बिज़नेस ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का बिज़नेस होता है, इलेक्ट्रिशियन का बिज़नेस सारा उधारी पे चलता है, सामान पहले आ जाता है, उसके बाद में जब बिक जाता है, जो नहीं बिकता वो वापस लौटा देता है उसको, होलसेलर को जहाँ से वो सामान आया था, और बिक जाता है तो उसके पैसे दे देता है। तो ऐसे काफ़ी बिजनेस है उधारी पे ही चलते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस, तो उन सब इसलिए सेम सेक्टर के बिजनेस को कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो। ये हमारे को रेशियो क्या बता रहा है कि भाई तुम्हारे पास टोटल था, उसमें से कर्जा, तुम्हारा कर्जा का रेशियो कितना है, समझा है। ऊपर वाला रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बता रहा है, रिटर्न का रेशियो कितना है। इसको लिख लीजिए, आप अपने वर्ड्स में भी लिख लीजिए। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा स्लो बताइए, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और बहुत ही स्लो स्लो पढ़ाऊँगा। एनीवेज, आप आई होप मेन अपना कॉन्सेप्ट ये है, समझ में आनी चाहिए चीज़। नहीं आ रहा समझ में, वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देखिए, उस फंडे को वापस देखिए कि इससे हम क्यों निकालना चाह रहे हैं। ये आपको थियोरेटिकल बुक्स में जो एक्चुअल में भी पढ़ते हैं उनको भी सिर्फ फॉर्मूले याद होते हैं, फॉर्मूले भी चिट्टों में बना के ले जाते हैं, वहाँ जाके लिखते रहते हैं और ये है, मतलब जनरली जो पढ़ रहे हैं ना कॉमर्स भी, जनरली मेरे को नहीं लगता उनको भी सारे ये फॉर्मूले याद होंगे जो पढ़ाई करते हैं ओबियसली। तो मैं इनको बहुत ही सिंपल वे में, अपने जो मेरा मेन फंडा है वो है शेयर मार्केट, तो उसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर भी इस फॉर्मूले में नहीं घुस रहा और सफिशिएंटली अंदर भी घुस रहा हूँ, मतलब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी बता रहा हूँ कि कैसे एक्चुअल में ये वर्क करता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अपन, रिटर्न देख लिया, डेट देख लिया, राइट। तो अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, थर्ड है आज का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए ये क्या बताएगा, इंटरेस्ट को कवर करना बताएगा कि आप में इंटरेस्ट जो ब्याज है,
इंटरेस्ट नहीं ब्याज, वो चुकाने की क्षमता कितनी है। सपोज करो आपने मकान बना लिया 1 करोड़ रुपए का, जेब में थे 30 लाख, 70 लाख का लोन ले लिया। अब इसके ऊपर आपने ब्याज आ रहा है, ब्याज आ नहीं रहा, बैंक को ब्याज देना पड़ रहा है, और उधर आपके पास अर्निंग सोर्स है 30,000 रुपये महीना। अब ये मत बोलना बैंक ने लोन क्यों दिया, वो तो उनकी वो जाने, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये जो इंटरेस्ट पार्ट है वो ही बहुत ज़्यादा जा रहा है, हालांकि इसमें लोन में प्रिंसिपल भी जाता है, लेकिन एक बार एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट ही इतना जा रहा है, तो क्या वो कोलैप्स कर जाएगा, वो मतलब हाथ खड़े कर देगा थोड़े टाइम बाद में, बैंक में जाके बोलेगा देखो सर मैं ये रहा, मर्जी आपकी, जो करना चाहो, मेरे से तो चुक नहीं रहा, जो मैंने विज़न बनाया था वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? इंटरेस्ट का पार्ट। लोन बैंक तो किसी भी बेस पे दे देता है, क्या पता उसका उस जिस टाइम पे लोन दिया था, देखो बिजनेस सही है, जिस टाइम पे लोन दिया था उस टाइम पे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और बैंक ने भी फॉरवर्ड कैलकुलेट किया कि हाँ हाँ इतना प्रॉफिट हो कमा रही है कंपनी, तो इतना तो कमाएगी और ये दे जाएगा। लेकिन जब गिरने लगता है ना तो सारा ग्राफ नीचे गिरता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट उससे अब संभल नहीं रहा, वो चुका नहीं पा रहा इंटरेस्ट को। तो ऐसा वो कंपनी आके खुद बोलेगी नहीं, अरे मेरे शेयर होल्डरों बाहर निकल जाओ, मेरे से चुक नहीं रहा। ये आपको ही जज करना पड़ेगा, आपको खुद को ही देखना पड़ेगा, अरे तेरी ये कंपनी क्या कर रही है, इतना कर्जा लेके बैठी है, इससे इंटरेस्ट ही नहीं चुकेगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये मिल जाएगा आपको। इसके बेसिस पे हम बता देंगे कि ये चुका पाती है इंटरेस्ट को या नहीं चुका पाती। इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द इंटरेस्ट कवरेज रेशो used to measure how well a firm can pay the interest due on outstanding debts। जितने भी उसके बकाया कर्जे हैं उसको चुकाने में कितनी सक्षम है, ये आपको जज करना पड़ेगा, कंपनी नहीं बताएगी, राइट। ये इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ICR लिख देता हूँ मैं इसको शॉर्ट में, जनरली लिखते नहीं है शॉर्ट में, इसका ICR मैंने देखा नहीं कहीं लिखते हुए, पूरा ही बोल देते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल्स टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेमेंट। अर्निंग देखो कंपनी की, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये फॉर्मूला है लेकिन मेरे लिए कोई यूजलेस है, ठीक है, मैं तो सिंपल मानता हूँ। अर्निंग देख ली आपने, कंपनी की क्या अर्निंग है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था हाउस वाला, अर्निंग इसकी है 30,000 रुपये, और इंटरेस्ट पेमेंट अगर उसकी ब्याज 20,000 रुपये जा रहा है, ये इसकी अर्निंग है, और ये
मैं इधर लिख देता हूँ, आप किसी को दिक्कत हो। देखिए 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और ये 20,000 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है, राइट। तो अगर अर्निंग मेरी बढ़ती जाएगी और ये घटता जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अर्निंग मेरी बड़ी होती जाएगी, मैं ज़्यादा अर्न करने लगूंगा और इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो ये वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ हायर इज बेटर। यानी आप कमाई को और आपके इंटरेस्ट को एक डिवाइड करके एक रेशो बना दो। किसी ने ऐसे भी रेशो बनाई हुई हो सकती होती, मैं जानता नहीं कॉमर्स वाले कैसे रेशियो बनाते हैं। मेरे को तो अच्छा लगता है अगर ये इंटरेस्ट को ऊपर रखते और नीचे अर्निंग को रखते, एक नई रेशियो बन जाती है। ऐसे कुछ भी बना दो रेशियो है, कंपेयर करना है टोटल अपन को बिजनेस को। तो इस केस में अगर ये लोअर होती वैल्यू तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आई थी, वैसे लोअर करते तो ज़्यादा अच्छा होता। इन्होंने क्यों बनाई पता नहीं मुझे, अब मैं मेरा दिमाग लगा रहा हूँ, वो भी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, राइट। तो हायर इज बेटर। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर ज़्यादा होगा यानी आप ज़्यादा कवर करने की क्षमता, इसलिए इसका नाम शायद बीच में कवरेज लगा दिया। अब समझ में आ गया मेरे, इंटरेस्ट को कवर करने की क्षमता ज़्यादा है तो यानी अच्छा है। अब मैं समझ में आया ये रेशो सही बनाया है, सही आ गया। एक्चुअल में इन्होंने कवरेज वर्ड लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कि इंटरेस्ट चुकाने की क्षमता कितनी है। इसको लिख लीजिए अपने वर्ड्स में शॉर्ट में, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, अर्निंग और पेमेंट, जो इंटरेस्ट है सालाना जो इंटरेस्ट जाएगा, ब्याज जाएगा उसको डिवाइड कर दो, जो रेशो निकल के आएगा वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो जाएगा। उस पर हम कंपनीज को जज कर सकते हैं। अगर पता लगेगा कि ये लोअर वैल्यू आ रही है, अच्छा अगर ये वैल्यू 1 से कम आ जाए, लेस देन 1 मीन्स कंपनी तो गई, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो गया आपका अर्निंग से तो कंपनी तो डूब गई भैया, विजय माल्या हो गया, ठीक है। अब वो कंपनी भागने वाली है ताली लगा के, क्योंकि उससे इंटरेस्ट नहीं चुक रहा अपना। लोन तो ले लिया लेकिन अब चुक नहीं पा रहा, तो वो कंपनी बंद हो जाएगा, वो एयरलाइंस का बिजनेस, और कंपनी का मालिक बाहर चला जाएगा, जो भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, आज मैंने किस किस चीज़ का जिक्र किया आपसे। अभी तक जो जो काम की टर्म्स आई है उन सब की बात कर देता हूँ मैं। ईपीएस समझ में आया, अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर होल्डर के पास कितनी अर्निंग हुई। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग, शेयर्स के बेसिस पे हमने प्राइस को कंपेयर किया, शेयर प्राइस को।
पीबी रेशो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। हाँ, बैंक वगैरह के केस में मैंने बताया था पीबी वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। पी आप वैसे देख सकते हैं कि अर्निंग भी अर्निंग के हिसाब से क्या है, हालांकि उनकी वैल्यू तो मैं मोटे तौर पे बुक वैल्यू से देखूंगा कि भाई रियल इस्टेट वाला है, उसका एक भी फ्लैट नहीं बिका साल भर में, तो क्या घाटे में चला गया? क्या वो घाटे में चला गया? प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, उसने बेचा ही नहीं होगा, ठीक है, अगले साल बेच देगा, तो उसकी तो बुक वैल्यू देखूंगा मैं, राइट। इसलिए मैंने इसका टर्म बुक वैल्यू यूज़ करी थी। पी रेशो उसके केस में देखेंगे, रियल एस्टेट वाले को ये देखना होगा हाँ यार अर्न क्या कर रहा है, देख लेते हैं एक बार, तो उस केस में देख लेंगे। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू क्या रखेगी उसकी पीबी वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू क्या है। अब क्या पता उसका बेचने का मूड ही नहीं हो इस साल, लेकिन घाटे में तो नहीं है वो, ये श्योर है। सेम बैंक वाला है, उसके पास जब पैसा है वो सड़ थोड़ी जाएगा, किसी को देगा नहीं, तो और पैसा तो पैसा ही रहेगा और कमा भी रहा है, तो इसलिए उसकी भी बुक वैल्यू देखी जाती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी तक हमने इनका जिक्र किया, ये मैंने सारी टर्म्स इसलिए लिखी है दोबारा, ये तीनों चीज़ें शेयर प्राइस को बताती है। शेयर जो है मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसके प्राइस से कंपैरिजन की चीज़ें हैं ये तीनों। ये कंपनी के प्रॉफिट को बताता है, ये रिटर्न को बताता है, सेम प्रॉफिट ही हो गया। ये तो रिटर्न बता रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। कल जैसे बताया था, सेल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, कई आप जगह देखेंगे रेवेन्यू बहुत बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कंपनी आपको बेवकूफ़ बना रही है। कैसे बना रही है? उसने दाम सस्ते कर दिए, अब माल बेच रही है, तो ऐसे कंपनी को हम ग्रोइंग नहीं मानेंगे। हाँ, उसकी स्ट्रेटजी आगे चल के कोई दूसरी हो सकती है, वो कस्टमर्स को जोड़ रही हो, पता नहीं बिजनेस किस टाइप का है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ाने का मानस रखती हो, वो उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे हम इसका गेम समझ जाएंगे, मतलब कंपनी कर क्या रही है। दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो यार ये कंपनी का रेवेन्यू बहुत है, प्रॉफिट नहीं है। इसमें दूसरा एक और पेच है, क्या होता है इस वाले में बता रहा हूँ मैं टॉपिक में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में ये भी हो सकता है, गेम समझिए अंदर ही अंदर कंपनी का, कि रेवेन्यू तो खूब आया, मतलब पैसा तो कमाया कंपनी ने, लेकिन क्या किया, बांट दिया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी जम के, बोले तुम लो 1-1 करोड़ रुपए लो, ऐश करो, लास्ट में अपन थोड़ा सा ही प्रॉफिट दिखाएंगे। तो पागल किसको बना रहे हैं वो? शेयर होल्डर को बना रहे हैं, और खुद तो ले गए जम के। मतलब कंपनी के अंदर बिल बता दिए, लाइट चलाओ तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने फ्री की है लाइट का, उन शेयर होल्डर पे करेगा, तो मैं थोड़ी पे करूँगा। तो मैं भी बैलेंस शीट देखनी आ गई भैया मुझे, मैं देख लूँगा यहाँ से नेट प्रॉफिट तुम चलाते कैसे हो, यानी ऑपरेशनल कैसा है तुम्हारा। तुम पता लगा बिजली को ऑन ही रखते हो, चक्की का बिजनेस चला रखा है, ग्राहक एक ही नहीं आता, लेकिन चक्की सुबह से चला देते हो, आटा चक्की जो होती है उसकी मोटर सुबह से ऑन कर देते हो, एक भी नहीं आ रहा आटा पिसाने। तो यार वो यानी कि उसने प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे उसने ऑपरेशनल में खर्च कर दिया, तो ये चीज़ हमारे को ये
प्रॉफिट बताती है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी प्रॉफिट बताता है। डेट ये कर्जे बताता है। इंटरेस्ट ये उसकी क्षमता बताता है कि वो सक्षम है क्या इंटरेस्ट को पे करने के लिए, तो ये भी एक डेट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये दो रेशो प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये शेयर्स की प्राइस से रिलेटेड है और ये कर्जे से रिलेटेड है। यहाँ तक समझ में आया? जो मैंने जो टर्म्स लिए वो बिजनेस को कंपेयर करने के लिए बेस्ट टर्म्स में आपके लिए छांट के लेके आया हूँ। जो बेस्ट रेशोज़ हैं जो काम में आने वाली है वो रेशोज़ में आपके लिए छांट के आया हूँ। अब हम आज बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू की। इसको मैं हटा दूं? आई होप आपने लिख लिया होगा, 2 मिनट दूंगा, लिख लीजिए। राइट, तो आज की एक जो लास्ट टर्म है, ये रेशो नहीं है, बहुत काम आएगी चीज़, वो है एंटरप्राइज वैल्यू। दो दोस्त थे, रेस्टोरेंट का बिजनेस था। एक का बाहर चाय पी रहे थे, तो उसने पहले ने कहा कि यार मेरा रेस्टोरेंट खोल तो दिया मैंने लेकिन चल नहीं पा रहा। तो दूसरा बोला तेरे से नहीं चल पा रहा, मैं चला दूंगा। बोले नहीं चल पाएगा यार, मैं तो खुद इससे पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ, मुझसे भी नहीं चल रहा ये, ऐसा कर तू ले ले इस बिजनेस को। बोले को तेरे से नहीं चल रहा, मैं चला लूँगा इसको, ऐसा कर तू सारा बिजनेस मुझे दे दे। तय हो गई दोनों में चाय पीते पीते बात कि ये पूरा जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो सारा मैं इसको दे देता हूँ। कितने रुपए में दूंगा? तो उससे मुझे एंटरप्राइज की वैल्यू पता लग जाएगी, दूंगा कितने में। तो इसका फॉर्मूला देखिए, आगे बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें, एक एक चीज़ समझा दूंगा फॉर्मूले की कि ईवी इक्वल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश। भाई कितने रुपए लेगा? देख जो भी इसकी वैल्यू है ना, कैपिटल वैल्यू है इसकी, वो सारी जो जो मैंने कर्जे ले रखे हैं वो भी मेरे को चुकाने हैं, तो वो भी हो जाएगा। हाँ, तेरे को फायदा ये होगा कि मेरे अकाउंट के अंदर इस रेस्टोरेंट के नाम से कैश पड़ा है। समझ रहे हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू देखनी है तो उस एंटरप्राइज की जो भी कैपिटल वैल्यू है, यानी पैसा जितना भी उसके अंदर खर्च हुआ है, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ज़मीन ली, ये सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन था। मैंने कर्जे जो जो मेरे लोन चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स चल रहे हैं अभी यहाँ पे, मैंने उससे उससे पैसा ले रखा, तो दैट इज़ द डेट, जो डेट है। और उसके अंदर से मैं माइनस क्या कर दूंगा? कैश को। देख कैश जो भी मेरा अकाउंट में पड़ा है ना, वो सब तेरा हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। तो लास्ट एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकल के आती है? कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश। समझ में आया? ये माइनस कैश क्यों किया? बहुत दिन तक खुजालता रहा मैं भी यार, ये कैश क्यों आया बीच में और सब कुछ माइनस कर दिया, इस कैश को माइनस क्यों किया? बोले जब मैं क्या सारा बिजनेस तेरे को दूंगा तो मेरे पास देख उधर पैसे रखे हुए हैं एक टेबल के ऊपर और छुपा के रख रखे हैं, वो तेरे पैसे तेरे हो जाएंगे, तो तेरी वैल्यू में से कम आएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तेरी, मतलब तेरे को कम ही पे करना पड़ेगा।
वो तो कैश मिल ही गया एज इट इज़ तेरे को, तो इसलिए कैश जो है वो माइनस हो जाता है। अब फॉर्मूले को एक बार भूल जाएं तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, एंटरप्राइज की वैल्यू, पूरे जो भी उसका एम्पायर उसने खड़ा कर रखा है, जो भी उसका बिजनेस है, उसकी वैल्यू क्या बोलते हैं हम, एंटरप्राइज वैल्यू। इट इज अ measure of a company total value। सिंपल है कि कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है, इसका मेजर एंटरप्राइज वैल्यू होता है। समझ में आया एंटरप्राइज वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट है, कि उसके बिजनेस की वैल्यू क्या है आज की डेट में, और जो भी कैश है वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो एक्स सरप्लस है उसके पास, तो वो जो कैश है उससे आज वो डेट भी चुका सकता है, अपने कर्जे भी चुका सकता है। जो एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है तो उसके लिए कैश को माइनस कर दिया जाता है, और जो भी उसकी वैल्यूज उसने एसेट्स बसा ली, सामान बसा लिया, प्लॉट ले लिया, बिल्डिंग बना ली, तो ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई या आपकी क्वेरी है वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको अभी सॉल्व करने की, आपको बताने की। ओके, बाय गाइस।